आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन आज आपके साथ CIL के कुछ गोल्डन रूल्स शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको 5 ऐसे गोल्डन रूल्स बताऊँगी कि अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको प्रेडिक्शन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने जो भी महसूस किया कि अधिकतर जो स्टूडेंट्स रहते हैं जो CIL की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें कहाँ-कहाँ पर किन-किन चीज़ों को स्पेशली ध्यान देना चाहिए जिससे कि वो प्रेडिक्शन अच्छे से कर सकें। तो वही मैं आज आपके साथ 5 बातें या 5 रूल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरा एक नया बैच जो कि 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर कोई CIL सीखना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट रूल है, जब भी हम कोई भी हॉरेरी चार्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें जेन्युइननेस को बहुत ही अच्छे से चेक करना है, क्योंकि आपकी हॉरेरी में जेन्युइननेस आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी आपको उतना ही क्लियर आंसर हॉरेरी के थ्रू मिलेगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सपोज़ हमारी जेन्युइननेस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं आती, बट एक साइन लेवल पर मून अपीयर हो रहा है या मून का स्टार लॉर्ड एक साइन लेवल पर अपीयर हो रहा है, आपकी चार्ट की जेन्युइननेस बहुत वीक है। वहाँ पर मैंने ये पाया है कि आपको वो हॉरेरी ज़रूर कंफ्यूज करेगी। आप को समझने में दिक्कत रहेगी कि इवेंट होगा या नहीं होगा, या आपको टाइमिंग में दिक्कत आएगी, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। बट जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी जेन्युइननेस होगी आपको उतना ही क्लियर आंसर ऑलमाइटी की तरफ से आपको मिलेगा। मून अगर आपका मूल भाव में आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया जेन्युइननेस कहलाएगी। सपोज़ अगर शादी का क्वेश्चन है तो आपका मून ही 7th में अपीयर हो जाता है, और अदरवाइज़ उसका जो स्टार लॉर्ड है कहीं वो अपीयर हो जाता है मूल भाव में, तो वो जेन्युइननेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, या वो 7th भाव में बैठ जाता है। तो आपको जेन्युइननेस को बहुत ध्यान देना है। अगर सपोज़ जेन्युइननेस आपकी बहुत ज़्यादा वीक आ रही है, सिर्फ एक साइन लेवल पे आ रही है, तो आप हॉरेरी को कुछ दिन रुक कर ले सकते हैं। तो जब भी जेन्युइननेस अच्छी हो तो आपको हॉरेरी तभी लेनी चाहिए। सेकंड जो एक रूल है जो मैं आपसे साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप जो भी चार्ट देख रहे हैं, हॉरेरी चार्ट देख रहे हैं, तो चार्ट का प्रॉमिस कैसा है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि चार्ट का प्रॉमिस कैसा है, आपको रिज़ल्ट भी उसी हिसाब से वैसा ही मिलता है। सपोज़ आपका चार्ट का प्रॉमिस वीक है, सब लेवल पर नेगेशन है, सब लेवल पर भी नेगेशन है, तो ये मान के चलिए वो इवेंट जल्दी नहीं होता है। और अगर आपका जो प्राइमरी कस्प है वो नेगेट हो जाता है तो उस केस में उस हाउस के रिज़ल्ट मिलने में डेफिनेटली देर लगती है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपका प्रॉमिस अच्छा नहीं है, बट आपको दशा बहुत पॉजिटिव मिल जाती है, आपको भुक्ति बहुत पॉजिटिव मिल जाती है, ट्रांजिट बहुत पॉजिटिव मिल जाता है, तो उस केस में इवेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स होने हैं वो पहले से ही तय होते हैं, और हमारे कर्माज ही हैं जो हमें उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलता है। तो माइट भी बहुत रेयर केसेस में प्रॉमिस वीक होने के बाद भी अगर वो इवेंट होना होता है तो आपको दशा भुक्ति ट्रांजिट सभी कुछ पॉजिटिव मिल जाता है। एंड थर्ड रूल इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ नेगेशन। मैंने ये फील किया है कि जो भी CIL प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ प्लैनेट में मूल भाव भी आ रहा होता है और नेगेशन भी हो रही होती है, वहाँ पर मैंने देखा है स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए नेगेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आपका मूल भाव नेगेट हो जाता है तो ये तो तय है कि आपको उस भाव के फल कभी भी पूरे नहीं मिलेंगे या फेवरेबल नहीं मिलेंगे। अब वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये आपको सब लॉर्ड बताता है। सपोज़ सब लॉर्ड में भी आपकी नेगेशन आ जाती है तो ये तो मान के चलिए कि आपको कभी भी उस हाउस के रिज़ल्ट
फेवरेबल मिलने वाले नहीं हैं। तो नेगेशन पे बहुत ख़ास ध्यान दीजिए। नंबर 4 इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ महादशा लॉर्ड। नॉर्मली मैंने देखा है कि अधिकतर लोग भुक्ति को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। डेफिनेटली इवेंट के लिए भुक्ति ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी भुक्ति उस इवेंट के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनेगी तभी वो इवेंट होगा। बट महादशा लॉर्ड को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो महादशा लॉर्ड है वो आपको जो जो ऑफ़र कर रहा है, भुक्ति लॉर्ड सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ें देगा। अगर सपोज़ आपका महादशा लॉर्ड किसी इवेंट के लिए परमिट नहीं कर रहा है तो भुक्ति लॉर्ड कभी भी अपने आप से वो इवेंट नहीं देगा। तो महादशा लॉर्ड का फेवरेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। रूल इज़ दिस कि भी महादशा लॉर्ड आपका न्यूट्रल होना चाहिए। बट कई बार वो न्यूट्रल होते होते भी एक तरह से नेगेटिव सा ही हो जाता है, और उस केस में कितनी भी आपकी स्ट्रॉन्ग भुक्ति आ जाएंगी तो तब भी इवेंट नहीं होगा। तो भुक्ति से पहले सबसे पहले महादशा लॉर्ड पे भी आपको ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक फेवरेबल दशा आपको एक नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। अगर सपोज़ आपकी दशा न्यूट्रल है और फेवरेबल नहीं है तो उस केस में मैंने देखा है कई बार स्ट्रॉन्ग भुक्ति आने पर भी हमें उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल पाते। तो दशा का फेवरेबल होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट इज़, जब आपके पास कोई क्वेश्चन के लिए आता है, कोई भी क्लाइंट है या आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई फ्रेंड है, सबसे पहले उसकी बातों को केयरफुली सुनिए कि वो क्या कहना चाहता है। कई बार हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं। सपोज़ आपके क्लाइंट ने आपको ये बोला कि मुझे एक घर पसंद आ रहा है तो मैं वो ख़रीदना चाहता हूँ, अब बताइए कि क्या मैं वो ख़रीद पाऊँगा या नहीं ख़रीद पाऊँगा। अब उस केस में क्या होता है, कभी कभी अगर किसी इंसान को एक घर ख़रीदना है तो पहले उसको एक प्रॉपर्टी सेल भी करनी होती है या उसको लोन भी लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको उसने एक प्रॉपर्टी बेचनी है और दूसरी ख़रीदनी है तो आप देखेंगे उसके चार्ट में 3 और 4 दोनों कांस्टेंट चलेंगे। इसी तरह सपोज़ अगर कोई आपको कह देता है कि मुझे जॉब कब मिलेगी, अगर उसने सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा, मुझे जॉब कब मिलेगी, ठीक है, आपने क्वेश्चन लगा लिया, बट आपको ये चीज़ भी जाननी है कि करंटली ही इज़ डूइंग अ जॉब और नॉट। क्या वो जॉबलेस है या वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है। क्योंकि अगर वो जॉबलेस है तो उसका क्वेश्चन होगा मुझे जॉब कब मिलेगी, बट अगर वो ऑलरेडी एक जॉब में है तो उसका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मुझे दूसरी नौकरी कब मिलेगी, यानी कि वो जॉब चेंज करना चाहता है। तो इसीलिए आप जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप उससे डिटेल ज़रूर लीजिए, उसे बोलिए कि आपके मन में क्या क्या बातें हैं, आप मुझे पहले पूरी बात बताइए। तो जब वो बोलता है तो कई बार वो ऐसा कुछ बोलता है तो आपको बहुत से हाउसेस साथ में अटैच करने पड़ जाते हैं। अब जैसे सपोज़ किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि मेरी शादी कब होगी, तो आप उनकी एज पूछ सकते हैं, उनकी क्या एज है। कई बार अगर किसी की दूसरी शादी का भी क्वेश्चन होता है तो जो पूछने वाला है वो ये कभी नहीं बोलता कई बार कि मेरी दूसरी शादी कब होगी, उसका क्वेश्चन सीधा ये आ जाता है कि मेरी शादी कब होगी। अब सपोज़ उसकी जो एज है वो 40 साल है, ठीक है, तो आप जब अगर एज सुनेंगे तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपकी ये पहली शादी है या दूसरी शादी है। तो इस तरह जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप क्वेश्चन की उससे डिटेल्ड एनालिसिस लीजिए, पहले डिटेल पूछिए कि वो क्या जानना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, उसी के बाद आप हॉरेरी लगाइए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही बहुत सारी हाउस फॉर्मेशन की जाती है, हाउस ग्रुपिंग की जाती है। तो आई थिंक ये जो 5 चीज़ें हैं, अगर आप इन 5 रूल्स को ध्यान में रखेंगे तो आप हॉरेरी में बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।